हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरडीएमआई ऑनलाइन क्लास। आरडीएमआई ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक इसके पहले की सभी टेंसेज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। आप इसके पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस और उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस दो टेंस को पढ़े हैं। आज फ्यूचर कंटीन्यूअस, तो आपको बहुत अधिक समस्या की कोई संभावना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप वो दो टेंस जानते हैं तो इस टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का मतलब होता है भविष्य निरंतर काल। और भविष्य निरंतर काल अर्थात कि एक ऐसा समय जो भविष्य में आएगा, मतलब आने वाले समय में चीजें चलेंगी, लेकिन आने वाले समय में भी उसमें एक निरंतरता रहेगी। वह निरंतर होगा, कार्य की जारी रहने का बोध होता है। उसी को हम कंटीन्यूअस को ही हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं, अपूर्ण भी कहते हैं, या जारी भी। कभी कभी आप किसी किताब में देख सकते हैं, या कुछ लोग कहीं आप और जगह देख सकते हैं कि भविष्य जारी काल कहीं कहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जब कोई कार्य निरंतरता में हो, मतलब वह जारी हो, तो वही कंटीन्यूअस होता है। तो इसको पहचानने के लिए हम क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आता है। आदि शब्द आता है। और इसके बाद हम अगली जो इसकी प्रक्रिया होती है वह होती है हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो सहायक क्रिया इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल शैल था, तो इसमें विल भी होगा और शैल भी होगा। और यह भी बाकी कंटीन्यूअस की तरह इसमें भी क्रिया की पहली अवस्था प्रयोग होगी, और उस क्रिया की पहली अवस्था में हम आईएनजी का भी प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ बिल्कुल भी 1% भी कोई समस्या यहाँ पर आपको हो सकती है, क्योंकि यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ था, तो यहाँ पर आई वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ वहां विल का प्रयोग हुआ था, और यहाँ विल बी का प्रयोग होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ उदाहरण पर ध्यान देते हैं। जैसे आज मेरा भाई बाजार जा रहा होगा। आज मेरा भाई बाजार जा रहा होगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं पहले सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब और फिर होता है ऑब्जेक्ट। सहायक क्रियाएं जो जहां जिस प्रकार से प्रयोग होती हैं वो उसी प्रकार से होंगी। अर्थात कि सहायक क्रियाएं सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब के तुरंत पहले सहायक क्रियाएं प्रयोग की जाती हैं, और वे वहीं पर प्रयोग किए जाएंगे। आज मेरा भाई बाजार जा रहा होगा, तो मेरा भाई सब्जेक्ट सबसे पहले यही प्रयोग किया जाएगा। माई ब्रदर सहायक क्रिया विल बी, जाना मतलब गो। आपने देखा आईएनजी, तो माई ब्रदर विल बी गोइंग बाजार टू मार्केट। आज मतलब टुडे। माई ब्रदर विल बी गोइंग टू मार्केट टुडे। राजेश अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा होगा। राजेश अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा होगा। तो अब फिर से
सब जो हमारी व्यवस्थाएं हैं कर्ता क्रिया कर्म के साथ आने की, जैसे कर्म ये हुआ, क्रिया ये हुई, सब्जेक्ट कर्ता ये हुआ, और बाकी का ये जो मैटर है उसको भी हम बाद में वाक्य के अंत में रख देंगे। इसी सब्जेक्ट राजेश, राजेश, सहायक क्रिया विल बी, खेलना प्ले, प्ले में आएंगे। राजेश विल बी प्लेइंग अब क्रिकेट, राजेश विल बी प्लेइंग क्रिकेट अपने भाई के साथ, मतलब साथ, विथ अपने, हिज भाई ब्रदर। राजेश विल बी प्लेइंग क्रिकेट विथ हिज ब्रदर। हम फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। हम वी सहायक क्रिया शैल बी, वी शैल बी खेल रहे होंगे, मतलब प्लेइंग फुटबॉल, मतलब फुटबॉल, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। वह मुझे अपनी कलम नहीं दे रहा होगा, वह मुझे अपनी कलम नहीं दे रहा होगा। वह मतलब ही, विल, विल आया। अब इसी के मध्य में हम नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर बी को यहां पर लाकर उपस्थित करेंगे। आप जानते हैं कि जब भी किसी भी टेंस में अगर दो सहायक क्रियाएं आती हैं तो नॉट का प्रयोग उन दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही रखा जाता है। और अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आ जाता है तो उसमें हम सहायक क्रिया के आधे भाग को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं और हेल्पिंग वर्ब के आधे भाग को सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। और अगर नॉट भी उसी वाक्य में है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रखने के बाद आधी सहायक क्रिया को वहां ले जाकर के रखा जाता है। जैसे ही विल नॉट बी, देना मतलब गिव, अब इसी में आईएनजी, ही विल नॉट बी गिविंग अपनी कलम, हिज पेन मुझे, टू मी। He will not be giving his pen to me, या इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि he will not be giving me his pen। अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस में, तो एक ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है, दूसरा ऑब्जेक्ट अगर नाउन है, तो प्रोनाउन वाले ऑब्जेक्ट को आप नाउन वाले ऑब्जेक्ट से पहले रखेंगे। अगर नाउन वाले ऑब्जेक्ट को आप पहले रखते हैं तो प्रोनाउन वाले भाग को उस ऑब्जेक्ट के बाद रखने के साथ साथ हम उसके पहले टू का प्रयोग अनिवार्य रूप से करते हैं। अब जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब मतलब कि अगर क्वेश्चन वर्ड क्या वाक्य के शुरू में आ जाता है, जैसे क्या तुम आम तोड़ रहे होगे, क्या तुम आम तोड़ रहे होगे, क्या इसकी अंग्रेजी विल, सब्जेक्ट यू, अब बी, विल यू बी तोड़ना मतलब प्लक, विल यू बी प्लकिंग आम मतलब मैंगो, विल यू बी प्लकिंग मैंगो। आप इसकी अंग्रेजी को लगातार आप समझते रहिए, जानते रहिए और उसके बाद इसको हल करते रहिए, इसे सीखिए। आप इस प्रकार की सेंटेंस बनाइए और उस सेंटेंस के माध्यम से पूरे वाक्य को, पूरे टेंस को आप समझने का प्रयास करते रहिए। और निरंतरता एक ऐसी चीज होती है मित्रों कि वह निरंतरता व्यक्ति को परफेक्ट बना देती है। कंटिन्यूटी मेक्स वन परफेक्ट।
जो निरंतरता लगातार जारी रहने वाला जो कार्य होगा वह आपको परफेक्ट एक न एक दिन बनाएगा। अगर आप इसमें दृढ़ रहेंगे, अगर आपके अंदर वो इच्छा आती है कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती और आप सीखेंगे। ये कंफर्म बात है और इसे लिख कर मैं देता हूं कि अगर आपके अंदर इच्छा जागृत होती है कि हमें अंग्रेजी लिखना जानना है, बोलना जानना है, पढ़ना जानना है और लगातार अगर आप उसी चीज से लगे रह जाते हैं, अगर आप में अगर कंटिन्यूटी बनती है, बन जाती है, तो ये कंफर्म है कि आप चीजों को समझेंगे और जानेंगे। हम कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं, जैसे मोहन तुम्हें क्यों बुला रहा होगा। मोहन तुम्हें क्यों बुला रहा होगा, प्रश्नवाचक शब्द बीच में, तो व्हाई विल सब्जेक्ट मोहन बी। व्हाई विल मोहन बी, बुलाना मतलब कॉल। व्हाई विल मोहन बी कॉलिंग तुम्हें मतलब यू। व्हाई विल मोहन बी कॉलिंग यू। अगर नाट भी आ जाए तो यहीं पर नाट भी रख दिया जाएगा, जैसे वह मेरे साथ क्रिकेट कब नहीं खेल रहा होगा। वह मेरे साथ क्रिकेट कब नहीं खेल रहा होगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड व्हेन, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट ही। अब नहीं की अंग्रेजी नॉट, अब सहायक क्रिया के बाकी भाग को रखेंगे। व्हेन विल ही नॉट बी, खेलना मतलब प्ले, और प्ले में आईएनजी, खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है, उसी में हमने आईएनजी लगाया। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो मतलब क्रिकेट, और मेरे साथ विथ मी। When will he not be playing cricket with me? वे लड़के कौन सी दुकान में समोसा खा रहे होंगे। वे लड़के कौन सी दुकान में समोसा खा रहे होंगे। कौन सी दुकान में मतलब इन विच दुकान, शॉप, इन विच शॉप विल, वे लड़के, दोज बॉयज, इन विच शॉप विल दोज बॉयज, अब बी खा रहे मतलब ईट, ईट में आईएनजी। इन विच शॉप विल दोज बॉयज बी ईटिंग समोसा। समोसा की अंग्रेजी समोसा। इन विच शॉप विल दोज बॉयज बी ईटिंग समोसा। आज स्कूल कौन जा रहा होगा। आज स्कूल कौन जा रहा होगा। कौन, कौन की अंग्रेजी हु के बारे में आप जानते हैं। इट वर्क्स एज ए सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ए क्वेश्चन वर्ड। यह एक क्वेश्चन वर्ड मतलब एक सब्जेक्ट के साथ साथ, कर्ता के साथ साथ यह प्रश्नवाचक शब्द का भी कार्य करता है। तो वो अब विल बी, अब मैंने प्रश्नवाचक शब्द रखा और प्रश्नवाचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया रख दिया क्योंकि यही सब्जेक्ट भी है। तो हु विल बी, जाना, गो में आईएनजी, हु विल बी गोइंग टू
स्कूल आज टुडे। हु विल बी गोइंग टू स्कूल टुडे। मेरी दादी माँ आज किसे भोजन दे रही होंगी। मेरी दादी माँ आज किसे भोजन दे रही होंगी। किसे, होम सहायक क्रिया विल। मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर। होम विल माई ग्रैंड मदर बी दे रही होंगी। गिव ING गिविंग भोजन फूड। आज मतलब टुडे। होम विल माई ग्रैंड मदर बी गिविंग फूड टुडे। आज मतलब टुडे। और वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। वह अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। क्योंकि अंग्रेजी व्हाई सहायक क्रिया विल, करता ही। व्हाई विल ही नॉट बी पढ़ना, रीड ING रीडिंग अपनी पुस्तक, हिज बुक। व्हाई विल ही नॉट बी रीडिंग हिज बुक। इस प्रकार से फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इस प्रकार से आप सभी ट्रांसलेशंस को और कई ट्रांसलेशंस को आप मिलाएंगे। मिलाकर इसी प्रकार से लगातार निरंतर तरीके से आप इसमें कार्य करते रहिए। ट्रांसलेशन को तैयार करिए और उसको पढ़िए। हम अगले वीडियो में एक अगले नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।